सबसे पहले तो हम समझ लें कि प्रिज्म को हम कैसे डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं। तो प्रिज्म, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कैसे समझते हैं प्रिज्म से? वैसे ऐसा देखोगे तो एक प्रिंसिपल सेक्शन ऐसा देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आपको इसको 3D में दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखाऊंगा। ये आगे एक ट्रायंगल, ठीक है। ये पीछे दूसरा ट्रायंगल, ओके। ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है इस सरफेस को। यहाँ से एक लाइन चली डॉटेड, डॉटेड यहाँ ज्वाइन कर गई, ठीक है। ये इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। दिख रहा है आप दोनों सरफेसेस ए बी सी जो मैंने पहले दिखाया था, और लेट इट बी डी ई एफ। हर्ट शेप में बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। ये लाइन को मैं डॉटेड बना देता हूँ तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देख, हार्ट शेप को अगर आप ध्यान से देखें ना तो आपको दिख रहा है डी ई एफ, है ना। ये देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए। ये जो सरफेस साइड से देखेंगे उस तरफ से, तो ये एक सरफेस है ना। देखो जरा ध्यान से। ओके, तो प्रिज्म बेसिकली क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे। अ प्रिज्म, लेट अस डिफाइन, अ प्रिज्म इज अ वेज शेप, इज अ वेज। वेज देखी होगी आपने, गिट्टी वगैरह जो होती है ना, उसकी शेप क्या है। इज अ वेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्शन का काम करता है रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस। अगर आप देखें ए बी ई डी बाहर की तरफ से, सामने से नहीं पीछे तरफ से देखें तो ये एक फेस है, और दूसरा जैसे दिख रहा है आपको ए डी एफ सी, दिख रहे हैं दो फेस, ए बी ई डी और ए डी एफ सी। ये दोनों फेसिस हैं जिनको, जो मैं कह रहा हूँ हट की शेप में, और इनको एक एंगल पर इंक्लाइन कर रखा है। तो प्रिज्म बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है जो बेसिकली दो फेसिस से बना हुआ है। इट इज bounded by two faces, by two, bounded by two faces, यहाँ लिख लेते हैं फेस में, bounded by two faces inclined inclined at each other at certain angle, inclined at each other। ये तो आपको अगर डेफिनेशन आ जाती है तो इसलिए मैंने लिखवा दिया, each other at certain angle, ओके। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें दो फेसेस हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को किसी एंगल पर बॉन्डेड है या इंक्लाइंडेड है, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसमें अब कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ये जो एंगल आपको दिख रहा है बीच का एंगल है, या जिस एंगल पर दोनों सरफेसेस इंक्लाइंड है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है दिस ए, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल बिटवीन द टू फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये टर्मिनोलॉजी समझ लो, एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं इसको डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। द एंगल बिटवीन टू सरफेस कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, एक डेफिनेशन। दूसरा, लाइट एक फेस से आएगी दूसरे फेस में जाएगी, ठीक है ना। किसी से भी आ सकती है, किसी से आ सकती है। जैसे कि अभी हमने एक फेस देखा था, ए बी ई डी एक फेस है, ऐसे ही ए डी एफ सी एक फेस है। इनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस, रिफ्रैक्टिंग फेसेस। और अगर आप एजेस की बात करें तो ये जो ए डी आपको दिख रहा है, ये एक रिफ्रैक्टिंग एज है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं इसका रिफ्रैक्टिंग एज।
रिफ्रैक्टिंग फेस का जो एंड है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। मेनली हमें एंगल ऑफ प्रिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बाकी हमारे कोई खास चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए प्रिज्म को दिखाने के लिए हम उसका एक प्रिंसिपल सेक्शन, यानी कि ये हमने उसको सामने का व्यू है, ये प्रिंसिपल सेक्शन हम बोलते हैं, इसको दिखा रहे हैं। ये वाला एंगल मैंने आपको बोला दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, एक प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म को काटा, जो हार्ट शेप प्रिज्म था उसको काटा और आपको ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला रिलेशन जो हमें करना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो हमें करना है रिलेशन बिटवीन, कुछ टर्म समझनी है। ए एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, आई और ई, आई एंड ई, ये टर्म भी समझाता हूँ और इनमें रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन ए डेल्टा आई एंड ई। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पर सोर्स से चलते हुए ये प्रिज्म को स्ट्राइक करती है, इसके एक रिफ्रैक्टिंग, डेल्टा 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 डेल्टा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट आती है और प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस को स्ट्राइक करती है। ठीक है ना, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट मान रहे हैं, मतलब सिंगल कलर की लाइट की हम मान बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ स्ट्राइक करेगी तो अब वो कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली जा तो रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मल इस पॉइंट पर 90 डिग्री सोचो, जहाँ इसने स्ट्राइक किया, जिस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं से क्यू। ठीक है ना, और यहाँ पर इसने 90 डिग्री सोची है, तो अगर आप, तो 90 डिग्री समथिंग लाइक दिस बनेगा, है ना, सरफेस के साथ। ये देखो ये एंगल 90 होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, हाँ बिल्कुल राइट है। तो लाइट की रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं पी, जहाँ से आ रही है, जहाँ स्ट्राइक किया, इसका नाम हम रख लेते हैं क्यू। दिस इज पी, जहाँ स्ट्राइक किया इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं क्यू। अब ये कहाँ जाएगी, तो आई थिंक कहाँ जानी चाहिए, रेफरेंस से टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल मोड़ देते हैं, ये इस बात पे चलेगी। ठीक है, क्लियर, ये एंगल भी बाद में निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर लाइट की रे मीडियम चेंज कर रही है, दूसरी सरफेस रिफ्रैक्टिंग फेस आ गया। अब यहाँ से लाइट फिर डेंसर से रेयर में जाएगी, तो कहाँ जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल बना लेते हैं, इस पॉइंट पर नॉर्मल, इस सरफेस के साथ में ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है ना। ठीक है, पिछली वाली नॉर्मल को भी थोड़ा प्रोड्यूस कर लेते हैं, बाद में काम आएगा ये। ओके, तो यहाँ पर इसने स्ट्राइक किया, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं आर। और अब यहाँ से लाइट फिर डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी, और नॉर्मल से अवे मतलब वो ऐसे चलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा बनाओ, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और दोनों नॉर्मल, हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल है, दोनों को मिला दिया मैंने। ठीक है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी लाइट। हम्म, कौन सी, दिखा देता हूँ आपको। हाँ दिखा देता हूँ, ये टुवर्ड्स ये टुवर्ड ये रेयर से टुवर्ड्स राउंड मुड़िए, दिखाता हूँ आपको। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा होता, हम उसको ब्लू लाइन से दिखाते हैं। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो उसका ओरिजिनल पाथ ये होता। ठीक है ना, अब आप देख लो वो कहाँ गई है, ये लो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ थोड़ा और अच्छे, इसको बाद में यूज़ तो करना ही हमने। हम्म, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट विल गो टू दिस पाथ। अब देख लो ये टुवर्ड्स मुड़ी है कि नहीं मुड़ी, हाँ बिल्कुल मुड़ी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं जरा एंगल्स को दिखाने के लिए। ये इंसिडेंट रे है पी क्यू, और नॉर्मल इसके बीच में ये वाला एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये हटा देता हूँ, बाद में इसको दिखाऊंगा। ओके, देन दिस इज रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर, प्रिज्म की जो अंदर है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट इट बी R1।
क्योंकि यहाँ पर भी एक एंगल है ये वाला, दिस इज R2, और ये फाइनली जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ई, क्योंकि जो बाहर रे निकली इसको बोलते हैं एमरजेंट रे, और दिस एंगल इज R2। R2 देखो, एंगल क्लियर हो गया आपको, R1 R2। अब एक ही रह गया डेल्टा, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। तो सुनिए, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट की रे कौन सा रास्ता पकड़ती? आंसर है यार, ये तो ये रास्ता पकड़ती और ये निकल जाती। प्रिज्म ने इसको इस रास्ते पे डाल दिया, एमरजेंट रे के, कितना मोड़ दिया, कितना मोड़ा, तो देखें ज़रा। तो अगर हम एमरजेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, ये इस डायरेक्शन में, तो हम देख रहे हैं यार इसने तो लगभग लगभग इस एंगल से ये वाले एंगल से मोड़ दिया, बाहर वाला एंगल लेना है। ये जो मैं दिखा रहा था आपको, देखो जितना मोड़ा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेल्टा। डायग्राम बड़ा सा अच्छा सा बना लो। अब हम इसमें प्रूफ करने जा रहे हैं। ए हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ये वाला एंगल ए, ठीक है। आई आपको दिख रहा है, R1 R2 दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है, बाकी रेस भी दिख रही है सारी सारी। आराम से बड़ा सा थोड़ा प्रिज्म बना के डायग्राम बना लो। हम्म, बनाओ। स्केल पेंसिल यूज करोगे तो और अच्छा है। एक क्वेश्चन प्रिज्म, हाँ एक आधा क्वेश्चन प्रिज्म पे भी पक्का ही होता है। हमें इसमें हमें रिलेशन शो करना है, किसके बीच में, ए डेल्टा और आई ई के बीच में एक्चुअली में रिलेशन है। हमें प्रूव करना है ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। प्रिज्म के लिए हमें ये रिलेशन को प्रूव करना है। वेयर ए स्टैंड फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कौन सा एंगल है जिसपे दोनों फेसिस इंक्लाइंड है, दोनों फेसिस प्रिज्म के जिस एंगल पर इंक्लाइंड है, फेसिस ऐसे थोड़ी है, प्रिज्म बनेगा ही नहीं, है ना। डेल्टा कौन सा एंगल है, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड के बीच में और एबर्जेंट रे जो बेंड हुई है। मतलब इंसिडेंट रे अगर हम अनडे प्रिज्म के बिना ले जाते प्रोड्यूस करते, वो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई एंगल ऑफ एमरजेंस है। ठीक है जी, चलिए प्रूफ करते हैं। हम ये काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं ए प्लस डेल्टा और इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे, ए प्लस डेल्टा। चलो पहले ए की वैल्यू देखते हैं क्या है। अगर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इसमें, ग्रीन कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसका नाम रख लेते हैं ए क्यू, और एक पॉइंट का नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रखते हैं आर, और इस पॉइंट का नाम, वो आर हमने ऊपर रखा था, इसका एस रख लेते हैं। चलो बैक करना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं एस, आर ऑलरेडी हमने इस पॉइंट का नाम रखा था आर। अच्छा, ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है, ये रही नॉर्मल, ठीक है, ये रही, ये इसकी साइड क्वाड्रिलेटरल की, ये, ठीक है, नॉर्मल, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो जरा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है, ये देखो, ये रही नॉर्मल, येलो की जगह मैंने ब्लैक लाइन से दिखा दी, और ये रहा वो हमारा कोना प्रिज्म का, तो ये वाला एंगल 90 है नॉर्मल के साथ। ऐसे ही अगर आप इधर भी ध्यान देखेंगे, इधर भी, तो ये वाला एंगल भी कितना है, 90, ठीक है। प्रिज्म में, सॉरी, इस क्वाड में 4 एंगल होते हैं। ये देखो, मैं आपको अलग से बाहर बना के दिखाता हूँ, ये देखो आराम से क्लियर कर दो, ये है ए, ये है क्यू, ये है एस, और यहाँ पर ये है हमारे पास आर, ठीक है। ये रहा एंगल ए, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एंगल भी 90 है, देख लो, और ये एंगल भी 90 है, फिगर में देख लो आराम से, दिख रहा है। क्यों 90 है, क्योंकि ये जो क्यू एस है ना, इसी के ऊपर ये नॉर्मल आ रही है, ये नॉर्मल आ रही है, ऐसे यहाँ आर एस पे नॉर्मल, तभी मैंने मिलाया भी था उसको, ठीक है। अगर ये 90 है तो एंगल ए और एंगल एस, सॉरी, अगर ये दोनों एंगल मिलकर 90 और 90 180 है,
तो ये दोनों मिलकर 180 बचेंगे, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना। एंगल ए, तो इस बात को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मुझे मुझे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, यानी कि मुझे ए और डेल्टा की वैल्यू चाहिए। वन बाय वन करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इस क्वाड के अंदर चलते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका, ए क्यू एस आर। थोड़ा ड्राइंग को और क्लियर कर लेते हैं फिर, जैसे पहले थी ओरिजिनल, देखिएगा अब आपको, ठीक है ना, जिस क्वाड में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वाड में बस मैं इतना कह रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। परफेक्ट। डिटेल्स में हम नहीं जा रहे, हमें क्लियर है, समझ में आ गया, लिखने की जरूरत भी नहीं हमें। ठीक है ना, प्रूफ में हमें जरूरत भी नहीं देने की, बस हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है ये बात। अच्छा, दूसरी बात बताना, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्यू एस आर, तीन एंगल है, R1 प्लस R2 प्लस प्लस, ध्यान से देखना, एंगल एस, इनका सम भी 180 है। रीजन आप मुझे बता दो। ये रहा R2। रीजन, एंगल सब प्रॉपर्टी, एंगल सब कुछ खास बात है ही नहीं इसमें तो। ये वाला ऐसा एंगल है, देखो। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 को देखो, तो दोनों की राइट हैंड साइड 180 है, तो हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, साथ साथ नोट करते हुए जाइए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि किस तरह से ए की वैल्यू निकालो और डेल्टा की निकालो और दोनों को प्लस कर दूं। तो मैं ए की वैल्यू निकालने में लगा हूँ, देखो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में एंगल ए प्लस एंगल एस, और राइट हैंड साइड में है R1 प्लस R2 प्लस एंगल एस। ठीक आया, ठीक है, ठीक लिखा है। यहाँ पर ये एस से एस कट गया, और ये अपना रिजल्ट साइड में चुपचाप से लिख दो। क्या रिजल्ट आया? हाँ, एक होप से मत लिख दो साइड में, दिमाग में रखो, बाकी सब हटा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। एक प्रॉब्लम तो हमारे पास सॉल्व हुई, एंगल ए की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2। ये रिजल्ट डाल दिया हमने, खोपचे में डाल दिए। अब आते हैं डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा के लिए इस पॉइंट का भी एक नाम रख लेते हैं, छोटा सा टी रख लेते हैं, चलो। तो टी क्यू और आर ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये टी क्यू आर छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, टी क्यू आर दिख रहा है, और ये टी प्रोड्यूस है, और ये रहा डेल्टा, ये रहा, है ना। देखो देखो आराम से, ये लो, ब्लू ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये पूरा ट्रायंगल है, इसकी बात करो, टी क्यू आर दिख गया। रेड से दिखाऊं, ये देख, हाँ जी, ऑडियो आ रहा है ना मेरा। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, साइड में बना के दिखाया मैंने। तो डेल्टा क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं है ना, इस ट्रायंगल का। तो क्या इसका सम इनके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इंटीरियर अपोजिट। अच्छा, बस आप मुझे ये, बस अब आप मुझे इसकी एंगल की वैल्यू बता दो, क्वेश्चन हो गया आपका। एंगल डेल्टा की वैल्यू बता दो। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू, ये छोटा एंगल सोचो कितना है, और ये छोटा सोचो कितना है। दिखा, अरे एंगल वैल्यू कैसे निकाल दी आपने, ये देखो, ये एक लाइन जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये बाहर वाला एंगल है आई, और एक लाइन यहाँ जा रही है, ये वाला एंगल है R1। तो ये वाला एंगल कितना बचा? अरे I माइनस R1, पहले भी ऐसा कर चुके हो। तो सुनो, ये बचा I माइनस R1, आराम से देखो,
आई माइनस आर वन। अच्छा वो कितना बचेगा, दूसरा वाला, ये वाला, देखो वो ई है, इधर आर वन है, तो ये बचेगा ई माइनस आर टू। देखो आराम से देखो, ई वर्टिकल अपोजिट एंगल देखोगे तो ऐसे ऐसे देखो, ई और आर टू और ये छोटा सा एंगल मिलकर, अगर मैं इसके नाम एक्स वाई रख लूँ, है ना, अगर मैं इसका नाम वाई रख लूँ, तो ये देखो ये एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ये बन रहा ई, और एक लाइन ये बीच में जा रही है, ये है आर टू। अगर मैं इसको वाई मान लूँ तो वाई और आर टू मिलकर ई के बराबर है ना। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, e माइनस आर टू। तो सीधा सीधा मैं लगा देता हूँ, तो डेल्टा अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ i माइनस आर वन प्लस e माइनस आर टू। रीजन, एक्स एंगल प्रॉपर्टी। ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाने, आराम आराम से सिंपल सिंपल स्टेप हमने लिख दिए। बोलो जी, कोई डाउट? आपके पास फिगर बड़ी बनेगी जितनी, उतना आपको आराम से क्लियर नजर आएगा। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर ये रही 3, और अभी अभी ये जो आई है ये है इक्वेशन नंबर 4। चलो, क्योंकि हमें ए प्लस डेल्टा चाहिए था, तो हम दोनों इक्वेशन को फिर ऐड कर देते हैं। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, चलो यहाँ लिख लेते हैं बीच में, थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से। तो ऐड करेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, तो क्या आएगा, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन में है आर वन प्लस आर टू, प्लस फोर्थ इक्वेशन में है आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। आर वन और आर वन दोनों गए, आर टू और आर टू गए। देखो क्या वही रिजल्ट आ गया जिसकी हम तलाश में थे। देखो जरा, फाइनली ए ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। इसमें का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हाँ, प्लस आर वन माइनस आर वन कैंसिल, हेंस प्रूव्ड। एक बढ़िया सा रिजल्ट आ। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया है कि ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, और डेविएशन दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। प्रिज्म लाइट को कितना डेविएट करेगा, कितना मोड़ेगा, कितना बेंडिंग करेगा, वो इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है जो हमें दिख रहे हैं। किन फैक्टर्स पर, तो जिस फैक्टर्स पर डेविएशन डेल्टा डिपेंड करेगा, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म लाइट को कितना मोड़ता है, प्रिज्म का काम है लाइट को मोड़ देना, वो डिपेंड्स करेगा किन किन फैक्टर पर। नंबर वन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। Number two, it will depend on the angle of prism, as you can see the from the formula. It is also depend on the material of the prism, मतलब किस मटेरियल से प्रिज्म बना है, ग्लास का है, प्लास्टिक का है, ग्लास भी कौन सी वैरायटी है, इस पर भी डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ प्रिज्म। एंड द फोर्थ फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करेगा, दैट इज द वेवलेंथ, लैम्डा ऑफ लाइट यूज्ड। आपने रेड कलर की लाइट यूज़ करी है, आपने ब्लू कलर की लाइट यूज़ करी है, आपने कौन सी लाइट यूज़ है, उस पर भी डिपेंड करेगा। धीरे धीरे ये चीज़ें खुलनी अभी दिखनी शुरू हो जाएंगी आपको। तो इन सब फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम उसको उसकी टर्म में भी निकाल लेंगे। चलिए, न्यू टर्म में एक और समझते हैं, दैट इज मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जरा इसको समझ लेते हैं और फिर हम इससे रिलेट करेंगे। मिनिमम डेविएशन नाम से क्या लग रहा है, मिनिमम डेविएशन, हाँ कम से कम, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। जैसे हमने ये प्रिज्म लिया, ये लाइट गई, ऐसे गई और ऐसे मुड़ी, ठीक है ना, किसी केस में सबसे कम भी तो मुड़ रही होगी, मिनिमम डेविएशन भी तो होगा। अच्छा, कैसे चेक किया हमने, एक्चुअली में क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ से लाइट को अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिराया। ठीक है, गिराया और यहाँ से ये लाइट ऐसे
ऐसे बेंड हो गए। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ से दोनों को प्रोड्यूस करें तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ डेविएशन आता है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ प्रिज्म आता है, प्रिज्म सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। अच्छा, ये हमने लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा, अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बड़ी रखी, ये वाला एंगल बड़ा रखा ज़्यादा, 50 डिग्री 60 डिग्री सो ऑन, तो हमने देखा डेविएशन का एंगल काफ़ी कम है, छोटा है, डेविएशन काफ़ी कम होता जा रहा है। ठीक है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने और बढ़ाया। ठीक है, जितना था उससे भी और बढ़ा दिया, पहले थोड़ा कम रखा, कम पर हमने डेविएशन देखा कुछ हो रहा है, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया पहले से, अब हमने देखा डेविएशन थोड़ा सा और कम हो गया, मतलब ये लाइट की रे कुछ ऐसे चल नो, sorry, कुछ ऐसे चली गई। ठीक है, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, और बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाते जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बढ़ाने पर एंगल डेविएशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ये देखो, ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से देखना, ये इंसिडेंस की वैल्यू कम है, डेविएशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा, इंसिडेंस हमने बढ़ाया, इस एक्सिस पे बढ़े, डेविएशन थोड़ा कम हो गया। ठीक है, थोड़ा और इंसिडेंस बढ़ाया, डेविएशन और कम हो गया, करते 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 इतना इंसिडेंस बढ़ाया कि डेविएशन की वैल्यू बहुत कम हो गई। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ग्राफ अभी तक जा रहा है ऐसे। ओके, अब हमने देखा कि इससे ज़्यादा अगर हम एंगल और बढ़ाते हैं इंसिडेंस का, इससे भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो अब हम देखते हैं डेविएशन एंगल कम नहीं होता, इट स्टार्ट ग्रोइंग, ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और बढ़ता है। फिर से समझा रहा हूँ, शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने काफ़ी छोटा रखा, डेविएशन काफ़ी बड़ा था। ठीक है, तो पॉइंट हमारा ग्राफ का ये लगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं लैब में प्रैक्टिकली, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर एक ऐसी वैल्यू आई जिस पर ये डेविएशन, जिसके बाद और कम नहीं हुआ बल्कि ग्राफ गोज लाइक दिस, वो जिस पर ये डेविएशन सबसे कम हुआ, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा, तो हमने ये कहा कि भाई मिनिमम डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअली में उसके कॉरस्पॉन्ड वो वैल्यू है जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है ना, मतलब इससे ज़्यादा लाइट, इससे कम लाइट डेविएट नहीं करती। क्लियर, मतलब जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो, तो डेफिनेशन हम बोलते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय अ रे ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, सबसे कम इससे डेविएशन नहीं हो, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना मर्जी रख लो, अगर आपने ये एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी तो डेविएशन सबसे कम होगा, उसके बाद कुछ रखी तो वो तो बढ़ेगा ही। ठीक है ना, इसको बोला गया एंगल ऑफ, एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, सपोज मैं आपसे ये वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करता हूँ, मान लो कोई एंगल होगा, मान लो 10 डिग्री, फिलहाल के लिए मान लो, तो इस एंगल पर अगर आप ग्राफ को हिट करेंगे तो यहाँ से ये वाला एंगल आपको डेविएशन का मिलेगा, मतलब इस पर्टिकुलर आई पर ये पर्टिकुलर डेविएशन डेल्टा शो करेगा, मतलब लाइट इतना बेंड करेगी। लेकिन अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखें, ग्राफ को ये वाली डेल्टा की वैल्यू तो ग्राफ में यहाँ पर भी है, ये पॉइंट भी ग्राफ पर डेल्टा को शो कर रहा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल भी है। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक डेल्टा दो आई पर अचीव हो रहा है, मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर सेम डेल्टा आता है। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल समझो, देखो, अगर आपने कहा सर इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला पकड़ते हैं, इस पर डेविएशन कितना होगा, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ जाओ और यहाँ से ग्राफ को हिट करो, ये डेविएशन होगा। लेकिन ये वाला एंगल तो ग्राफ के, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये भाई दोनों वैल्यू वाई एक्सिस पे शो कर रही है, ये दोनों डेविएशन की वैल्यू सेम है, जो भी डेल्टा की वैल्यू होगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये वाली वैल्यू भी आई की है, ये देखो, तो मतलब हर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, यस और नो, ये बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल समझ लो,
ये लो, अब आप सीधा डेविएशन से चलो। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो जी, इस डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इनसे बताओ। तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, यहाँ से ग्राफ ग्राफ पे हिट करो, ये ग्राफ पे 2 पॉइंट पे कट होगा, और यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डेल्टा यही होगा, और ये वाले पर भी। मतलब एक कम एंगल इंसिडेंस होगा जिस पर डेविएशन बनेगा, एक थोड़ा ज़्यादा एंगल बनेगा। ये यूं कह दीजिए कि सर ये डेविएशन का एंगल 2 आई पर मिलता है। अच्छा, लेकिन अगर आप डेल्टा एम की बात करें, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की अगर हम बात करें, तो वो कौन सा एंगल है सर? ये वाला एंगल है। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा कौन सा है? ये रहा, ये डेल्टा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये आई है। क्या कोई दूसरा आई भी है? नहीं सर, नहीं है, नहीं है। देख रहे हैं आप, एक ही वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही आई है। बाकी डेल्टा की जो भी कोई वैल्यू उठा लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो वाला एंगल भी होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। प्रिज्म पर लाइट आप अलग अलग एंगल्स पर गिराइए, तो सिर्फ एक ही ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक एंगल डेविएशन मिलेगा। अदरवाइज हर एक एंगल डेविएशन के लिए 2 आई होंगे। ठीक है ना? तो एक ऐसा आई जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली सिर्फ एक वैल्यू हो, या डेल्टा एम वो एक ऐसा डेविएशन एंगल जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही आई हो, वो एंगल मिनिमम डेविएशन का कहलाता है। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ग्राफ बना लीजिए और डेफिनेशन आप लिख लीजिए। मिनिमम एंगल ऑफ, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको एक तरीके से लिखवा देता हूँ। वैसे लॉजिक से यही समझ हाँ, वैसे लॉजिक से हमें यही समझ में आ रहा है कि वो एंगल जिस पे लाइट सबसे कम डेविएट करती है। अब मेरा क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने आई होते हैं? तो आप बोलो सर एक ही आई होता है। क्या हर एक ही मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग एक आई होता है? क्या क्या हर डेविएशन, हर एंगल ऑफ डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है? नहीं सर, हर हर एंगल डेविएशन कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं। सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक आई होता है, और वो एंगल ऑफ डेविएशन को मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है? अब डेफिनेशन जैसे मर्जी आप लिख लो, मैं आपको एक तरीके से लिखवा देता हूँ। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन suffered by a ray on passing through a prism। ठीक है? इज कॉल्ड minimum value of angle of deviation suffered by a ray on passing through a prism is called angle of deviation, और इसको हम ज़्यादातर डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रिज्म में, हम इसको इतना क्यों वो पढ़ रहे हैं? एक्चुअली में जब एक सेकंड अच्छा होते हैं, ये प्रिज्म है। अगर इसमें लाइट आप एक ऐसे आई पर गिराएंगे, एक ऐसे आई पर गिराएंगे जिसके लिए डेल्टा एम मिनिमम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपका डेल्टा एम वाला सिचुएशन हुआ, मतलब ये लाइट हमने ऐसे गिराई है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है, ये हमारा ये वाला, ये डेल्टा एम मिनिमम है। ठीक है? डेल्टा एम मिनिमम। बाकी सारी चीज़ें तो वही पुरानी है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है? वो सारी बातें। तो मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या खास बात होती है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है ना, और ये जो हमारी रिफ्रैक्ट एमर्जेंट रे है,
ये दोनों प्रिज्म के साथ एक ही एंगल पर इंक्लाइंड होती है, मतलब जितना ये यहाँ झुकी हुई है उतना ये भी झुकी हुई होती है, सिमेट्री आ जाती है। अच्छा, सिमेट्री से क्या फर्क पड़ता है? सिमेट्री से दो बातें होती हैं, दो बातें होती हैं। एक तो आपका जो ये वाले एंगल्स थे, आपका आई और ई, आई कहाँ है, एक मिनट मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये रही आपकी इस पॉइंट पर नॉर्मल, ठीक है, और ये रहा आपका आई, और एक इस पॉइंट पर ये रही नॉर्मल, और ये रहा ई। तो सिमेट्री के सिचुएशन में एक तो आपका आई और ई इक्वल बन जाता है, लेते हैं, और दूसरा दूसरा R1 और R2 वो भी सिमेट्रिकल बन जाते हैं, या दैट इज इक्वल टू आर बन जाते हैं। पहले R1 और R2 क्या थे, अनसिमेट्रिकल थे, अब हम वो भी इक्वल मान लेते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाए, अगर आपने एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस चूज किया जिसके लिए लाइट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे चली गई, तो ये कंडीशन आ जाएगी, आई और ई इक्वल होंगे, R1 और R2 भी इक्वल होकर आर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब वापस पुराने वाले फॉर्मूला पे चलिए कि सर ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई था। अच्छा, यहाँ डेल्टा डेल्टा एम डाल देते हैं। अच्छा, और आई और ई बराबर हो गए, आई और ई अगर इक्वल हो गए तो क्या हम ई को भी ई को भी आई लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आई प्लस आई। तो ये क्या बन गया, इट विल बिकम 2i। ठीक है ना, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई था, और यहाँ पर दोनों हमने इक्वल कर दिया, तो इट विल बिकम 2i। ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको कहा था एक रिलेशन याद रखना ए का और R1 और R2 का, तो आपने याद किया था ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, फर्स्ट इक्वेशन में था, चेक करो, है ना, था कि नहीं? और R1 और R2 को यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, वो हम R ही मान रहे हैं, R1 और R2 के हमारे R है ना। तो ए प्लस डेल्टा एम आई प्लस आई हो गया, और आर प्लस आर हमारे, सॉरी ए हमारा हो गया आर प्लस R1 प्लस R2 था, तो हम इसको भी 2r से रिप्लेस कर देते हैं, 2r से। ठीक है, ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस सी, और ये 2i हो गया, ए प्लस, अभी यार एक ही टर्म में रहने देते हैं, चलो एक चीज़ को कर लेते हैं, दोबारा से लिख लेता हूँ एक बारी, सॉरी, ए प्लस डेल्टा, डेल्टा यहाँ पर डेल्टा एम है, इक्वल टू 2i। हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा एम निकालना है। अच्छा, तो आई क्यों निकाल लेते पहले, सॉरी, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। हाँ ये नोट कीजिए पहले, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। हम किस केस की बात कर रहे हैं, अब हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर आ गए हैं। ठीक है, और हम क्या रिलेशन निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेल्टा एम। प्रिज्म का मैंने कहा था, पीछे लिखवाया था, डेविएशन का एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो वो रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैंने कहा ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हमने प्रूव किया है, यहाँ पर R1 और R2 को दोनों को हमने R मान लिया है, तो A इज इक्वल टू 2R हो गया, और R की वैल्यू क्या आ गई, A बाई 2। देखो आराम से, पहले यहाँ तक प्यार से देख लो जो मैं कह रहा हूँ, आई और ए की वैल्यू मिनिमम डेविएशन की बना, बना लो, नहीं तो दिमाग में रखना। ठीक है जी, मतलब मेनली मुझे आई और आर की निकालनी थी, निकाल के लिख लो, आई और आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई है हमारी ए बाई टू, साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई ए बाई टू। अब आप इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाइए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अच्छा, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, और यहाँ पर हम आई की वैल्यू डालते हैं, बोलो क्या है आई की वैल्यू, ए प्लस डेल्टा एम बाय टू। ठीक है, यहाँ डाल रहा हूँ ए प्लस डेल्टा एम बाय टू, ए प्लस डेल्टा एम बाय टू, बहुत बढ़िया, अपॉन में साइन आर की वैल्यू डालिए, क्या आया, ए बाय टू। नोट कर लीजिए, ये भी एक आपके पास रिलेशन आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के मटेरियल में
और एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन, मिनिमम एंगल डेविएशन के बीच में। आगे इसके आगे बात करते हैं। दोबारा से मैं आपको समझा दूं, हम वो केस की बात कर रहे हैं जब लाइट मिनिमम एंगुलर डेविएशन पर बेंड हो रही है, वहां पर हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। अच्छा, अब आगे सुनो इंटरेस्टिंग बात। अगर ऐसा हो कि प्रिज्म का, एक रिलेशन तो ये आ गया, अगर ऐसा हो कि प्रिज्म का ए भी स्मॉल हो, फॉर स्मॉल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल ए लिख देता हूँ चलो, स्मॉल ए एंगल ऑफ प्रिज्म भी काफ़ी छोटा है। अच्छा, तो क्या होगा? तो आंसर है सर, अगर छोटा है तो ये डेल्टा एम तो पहले ही बड़ा छोटा है, ऊपर से आप कह रहे हो ए भी बड़ा छोटा है, तो ये रिजल्ट छोटा और छोटू 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 बहुत छोटा हो गया, ये रिजल्ट भी बहुत छोटा छोटा हो गया। और जब ऐसा होता है तो हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, हमने पीछे भी किया था। तो क्या हम इस रिजल्ट को सिर्फ न्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख दो। उस केस में अपॉन ए बाई टू लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये टू से टू कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया? यहाँ लिखते हैं, न्यू इज इक्वल टू, कंडीशनल चल रही है सारी, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में ए, स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन के साथ साथ आप स्मॉल एंगल में भी घुस गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? न्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, और ए को भी इधर ले जाते हैं, न्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम। ठीक है, ए कॉमन ले लो तो क्या आया? ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो तो यही रिजल्ट आया, डेल्टा एम इज इक्वल टू न्यू माइनस वन। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने स्मॉल एंगल प्रिज्म से। ओके, तो हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन से आगे बात करते हैं। क्या रिलेशन है हमारे पास? ए इंटू न्यू माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा एम। ओके, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू ए इंटू न्यू माइनस वन, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, ये लिख लेता हूँ मैं, ऊपर हटा देता हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन, ये यूं कह दीजिए कि न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल्टा एम से रिलेट करता है, या डेविएशन इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा पुरानी बात याद कराऊं, तो न्यू इज इक्वल टू जो हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ में, साइन आई बाय साइन आर पढ़ा था, सी अपॉन वी भी पढ़ा था। सी होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी ये लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, ये लैम्डा एयर में होती है, ये मीडियम में होती है, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन में लैम्डा एम पर भी आ गया। न्यू इज इक्वल टू, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम आ गया। यानी कि इसको न्यू को आप वेवलेंथ से रिलेट भी करो, है ना? इस सोचो, अगर मैं न्यू के लिए लिख दूँ लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम, और अगर मैं वेवलेंथ इन मीडियम पे आ जाऊँ, वेवलेंथ इन मीडियम, तो दैट इज लैम्डा ए अपॉन में न्यू। ध्यान से देखते जाना, क्या कहना चाह रहे हैं इस रिलेशन से? कहना चाह रहे हैं कि लैम्डा जिसकी लैम्डा ज़्यादा, उसके लिए न्यू कम, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए रिफ्रैक्शन बेंडिंग कम। सेम प्रिज्म कलर के साथ खेल रहा है। देखो, अगर रेड कलर की लैम्डा ज़्यादा है, मोर है ना, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो उसके लिए न्यू कम, बेंडिंग कम, लेस। और वायलेट का लैम्डा ज़्यादा, कम सॉरी, वेवलेंथ कम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तो इसीलिए क्या आपको डिस्पर्जन का भी कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देखो, इसी लॉजिक से अगर हम डिस्पर्जन को रिलेट करें, डिस्पर्जन क्या होता है? अगर आप वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो हम क्या देखते हैं? वाइट लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया, यहाँ स्क्रीन पर 7 कलर का बैंड आ गया, इसमें से ये लाइट टूटी, और यहाँ पर सबसे नीचे वायलेट मिला, और इधर सबसे ऊपर हमें रेड कलर मिला। रेड कलर सबसे कम क्यों मुड़ा? क्यों मुड़ा? मैंने समझा दिया क्यों मुड़ा। रेड का लैम्डा रिलेशन, चाहे आप इसको ऐसे यहाँ से लिख लो कि डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, ठीक है,
क्या बताया मैंने, न्यू इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। तो लैम्डा एम को हम लिख सकते हैं लैम्डा ए अपॉन न्यू -1। हमने क्या लिखना था, नहीं न्यू की जगह लिखना ना, हाँ न्यू की जगह पे लिखना लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा एम। तो जिसका लैम्डा एम जितना बड़ा होता जाएगा डेविएशन उतना ही कम होता जाएगा। डिस हो क्यों रहा है ये भी समझ लो। ये इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का कॉज क्यों है भाई, ये लाइट सात कलर में क्यों क्यों फट गई, सात कलर का बैंड क्यों बना, क्योंकि ये सेम प्रिज्म जिसका एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन ये हर कलर की लाइट को यानी कि हर एक वेवलेंथ को अलग अलग मोड़ता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा इस रिलेशन में, इसीलिए डिस्पर्जन हुआ, यानी कि डिस्पर्सिव वजह यही है। डिस्पर्जन की वजह क्या है, यही है ना। डिस्पर्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू हर कलर के हिसाब से अलग अलग है, हर किसी को डेविएशन करना उसका अलग अलग है, हर किसी को अलग तरीके से मोड़ता है, और उसी से सात कलर बनते हैं, बैंड बनते हैं, ठीक है ना। और इसी को समझाने के लिए, जो डिस्पर्जन हो रहा है उसी को समझाने के लिए कॉची ने एक रिलेशन दिया जिसको हम कॉचीज रिलेशंस कहते हैं, कॉचीज रिलेशन, ठीक है ना। कॉचीज रिलेशन के हिसाब से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का लाइट से कैसे डिपेंड होता है, उनका कहना था दिस इज गिवन बाय ए प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन में लैम्डा की पावर 4, वेयर ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ए बी सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। लैम्डा की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी लैम्डा ज़्यादा होगी उतना न्यू कम। रेड कलर का लैम्डा ज़्यादा होता है, लैम्डा रेड का ज़्यादा होता है वायलेट से, इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसके लिए बेंडिंग रेड कलर की कम होती है वायलेट से। ठीक है, क्लियर। और जो एटमॉस्फेयर में फिनोमिना हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करते हैं, कि हम देखते हैं कि ब्लू स्काई का दिखना, हालांकि पार्ट कट गया है, रेड कलर दूर तक जाता है, वो भी इसीलिए भी उससे समझा जा सकता है।